जय हिंद दोस्तों। अगर आप क्लास 12th में और केमिस्ट्री का पेपर देने जा रहे हो ना, तो ये रिवीजन क्लास आप लोग मिस मत कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इस रिवीजन क्लास में हम सभी महत्वपूर्ण परिभाषाएं एवं नियमों को कवर किए हैं। वो भी टोटल बुक के जितने भी इंपॉर्टेंट है ना, सबको कवर किए हैं। ठीक है, ये सारा दोस्तों हम पढ़ा चुके हैं। बस आज रिवीजन कर लो, काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। पेपर में बैठोगे ना तो ये सब आपको याद आएगा, तो फटाफट रिवीजन कर लो। ठीक है, कमज़ोर बच्चे इसको जरूर से जरूर देख लें। ठीक है, तो चलो देखो रिवीजन करते हैं फटाफट दोस्तों। पहला क्वेश्चन है कि अभिक्रिया की कोटि से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे कि किसी अभिक्रिया की दर समीकरण में व्यक्त अभिकारकों के सांद्रता पदों की घातों का योग है ना, वो अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट है वेग नियम से क्या तात्पर्य है। ठीक है, ध्यान से देखिए दोस्तों, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ना जितना भी पढ़ा है ना, सारा इकट्ठा करके आज रिवीजन करा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, वेग नियम से क्या तात्पर्य है, तो वह गणितीय व्यंजक जो अभिकारकों की मोलर सांद्रता पर अभिक्रिया की दर की प्रायोगिक निर्भरता को दर्शाता है ना, वेग नियम कहलाता है। सिंपल है ना दोस्तों। ठीक है, आगे देखते हैं। रिवीजन कर लो दोस्तों, भूल जाओगे नहीं तो। रिवीजन कर लो, पेपर तक याद रहेगा, भूलोगे नहीं, पक्का एकदम मस्त छाप के आओगे। ठीक है, शून्य कोटि की अभिक्रिया से क्या समझते हैं, तो वह अभिक्रिया जिसकी दर या वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है ना, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। वह अभिक्रिया जिसकी दर या वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट है वायुयान के टायरों में हीलियम गैस क्यों भरी जाती है। ठीक है दोस्तों, रिवीजन क्लास है ना, इसीलिए फटाफट बता दे रहे हैं है ना। और दोस्तों वक्त भी नहीं बचा है, तो रिवीजन कर लो दोस्तों। ठीक है, गुब्बारे में H2 यानी कि हाइड्रोजन के स्थान पर He यानी कि हीलियम गैस भरी जाती है। क्यों भरी जाती है, क्योंकि भाई ये हल्की और अक्रिय होती है। ठीक है, और यह हवा से बहुत हल्की गैस होती है और अज्वलनशील गैस भी होती है। ठीक है, अज्वलनशील गैस भी होती है हीलियम जो होती है। ठीक है, हीलियम जो होती है अज्वलनशील भी होती है। हल्की तथा अज्वलनशील होने के कारण हीलियम गैस को वायुयान के टायरों तथा गुब्बारों में H2 के स्थान पर भरा जाता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, हुआ है तो यस जरूर बोल देना कमेंट में। ठीक है, नेक्स्ट है हाइड्रोजन रंगीन क्यों होते हैं। तो जो हाइड्रोजन तत्व होते हैं ना, वो रंगीन हो क्यों होते हैं वो हम आपको समझा रहे हैं। ठीक है, हाइड्रोजन तत्व के रंगीन होने का कारण ये होता है कि इसकी जो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो दृश्य क्षेत्र में विकिरण का अवशोषण करके उत्तेजित होकर उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं। ठीक है, विकिरण की भिन्न भिन्न क्वांटम अवशोषित करने के कारण, ठीक है, विकिरण की भिन्न भिन्न क्वांटम अवशोषित करने के कारण ये भिन्न भिन्न रंग प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों फटाक से। अगला प्रश्न दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये दोस्तों तो पूछेगा आपके पेपर में। ठीक है, हेनरी का नियम लिखिए तथा इनकी सीमाएं और अनुप्रयोग लिखिए। ठीक है, ये आप लोग जरूर पढ़े होंगे थोड़ा बहुत, लेकिन हम रिवीजन करा दे रहे हैं, अच्छे समझा रहे हैं, आपके दिमाग में एकदम बैठ जाएगा दोस्तों। ठीक है, हेनरी के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता, क्या, किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होता है। तो मान लीजिए दोस्तों, ये हम यहाँ पे कोई द्रव्य ले लिए हैं, विलायक लिए हैं। ठीक है, मान लीजिए पानी लिए हैं, तो इसमें एक गैस घोल रहे हैं हम। ठीक है, तो हेनरी का नियम दोस्तों क्या बोलता है कि भाई इस गैस को हम जितना प्रेशर लगा के इसमें घोलेंगे ना, जितना दबाव डालेंगे इस गैस पे, इसको इसमें, ठीक है, जितना दबाव डालेंगे उतना ज़्यादा इसमें मिलेगा। ठीक है, और जितना कम प्रेशर डालेंगे उतना कम मिलेगा। बस शर्त क्या है, स्थिर ताप होना चाहिए। ठीक है, तो हेनरी के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता, मतलब इस गैस की इसमें जो विलेयता है ना, वो कैसी होगी, गैस की दाब के समानुपाती होगी। मतलब जितना प्रेशर लगाएंगे उतना ज़्यादा घुलेगा, जितना कम प्रेशर लगाएंगे उतना कम घुलेगा। ठीक है, तो यही हेनरी का नियम कहता है। तो m समानुपाती किसके है, p के, जहाँ पे m जो है वो घुली हुई गैस की मात्रा है और p जो है गैस का दाब है। ओके, प्रेशर है, प्रेशर। ठीक है, प्रेशर। तो यही हेनरी का नियम निकलता है कि m समानुपाती हटेगा, बराबर लगेगा के एच जो है वो नियतांक जुड़ेगा जिसका नाम है हेनरी नियतांक, और p, तो m इज इक्वल टू के एच पी हेनरी का नियम है दोस्तों। ठीक है, इतना ही लिख दोगे आपका काम बन जाएगा। वहीं पे अगर पूछता है कि हेनरी के नियम की सीमाएं भी बताना है। ठीक है, तो सीमाएं देख लेते हैं। यह तनु विलयन पर लागू होता है, सांद्र विलयन पर लागू नहीं होता है। हेनरी का नियम उच्च ताप व निम्न दाब पर कार्य करता है। और हेनरी के नियम के अनुप्रयोग देख लेते हैं। तो गोताखोर द्वारा सांस लेने में इसका उपयोग होता है। शीतल पेय पदार्थ जैसे कि कोल्ड ड्रिंक, स्प्राइट आदि के उत्पादन में इसका काम होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ओके फ्रेंड्स।
अगला प्रश्न है कि फ्रेंकेल दोष से क्या तात्पर्य है। ठीक है, तो आइए एकदम बारीकी से ध्यान से समझते हैं। तो आयनिक क्रिस्टल में धनायन जब अपना स्थान छोड़कर रिक्त स्थान में चला जाता है, ठीक है, क्या होता है, आयनिक क्रिस्टल होता है वो धनायन, ठीक है, आयनिक क्रिस्टल में धनायन जब अपना स्थान छोड़कर रिक्त स्थान में चला जाता है तो क्या कहलाता है, फ्रेंकेल दोष कहलाता है। सिंपल है ना दोस्तों। दोस्तों कमजोर से कमजोर बच्चा होगा ना तभी भी इसको नहीं भूलेगा, रट के जाएगा ना तभी भी उसको याद रहेगा दोस्तों। और रटना क्या है दोस्तों, एकदम अच्छे से समझ में तो आ जा रहा है। ठीक है, 60 की दोस्त से क्या तात्पर्य है, क्रिस्टल लेटिस में जब कुछ निश्चित आयन की कमी होती है जिसके कारण उसमें कुछ छिद्र उत्पन्न हो जाते हैं ना, तो इसको क्या बोलते हैं, 60 की दोस्त बोलते हैं। याद हुआ ना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, रिवीजन क्लास है ना इसीलिए दोस्तों अच्छे से समझा नहीं पा रहे हैं। और दोस्तों थोड़ा तो आप लोग जरूर पढ़े होंगे और ऐसा तो होगा नहीं कि आपको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, रिवीजन कर लो दोस्तों। ठीक है, विद्युत रासायनिक श्रेणी तथा इनके लक्षण लिखिए। तो विभिन्न तत्वों को उनके बढ़ते हुए अपचयन इलेक्ट्रोड विभव को क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है ना उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि आदर्श विलयन तथा अनादर्श विलयन क्या है। ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं आदर्श विलयन कहलाते हैं। याद हो गया, अनादर्श विलयन भी याद करा देते हैं। वे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं ना अनादर्श विलयन कहलाते हैं। अब ये तो आएगा तो भाई कितना भी कमजोर बच्चा हो ना इसको तो नहीं छोड़ के आएगा, इसको तो लिख के आएगा। लिख के आओगे कि नहीं आओगे, लिख के आओगे तो यस कमेंट जरूर करो। ठीक है, इलेक्ट्रोड से आप क्या समझते हैं, इलेक्ट्रोड से क्या समझते हैं भाई, तो देखते हैं। जब किसी धातु की प्लेट या छड़ को उसी धातु के जलीय विलयन में रखा जाता है तो धातु की प्लेट पर आवेश उत्पन्न हो जाता है तथा विलयन पर समान मात्रा में विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार की धातु प्लेट या छड़ को इलेक्ट्रोड कहते हैं। ओके, उत्पन्न होने वाले आवेश के आधार पर इलेक्ट्रोड दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एनोड और एक होता है कैथोड। ओके, एक होता है एनोड एक होता है कैथोड। नेक्स्ट देखते हैं, रेडॉक्स विभव को परिभाषित कीजिए। ठीक है, रेडॉक्स विभव को परिभाषित कीजिए। इससे शानदार रिवीजन आपका नहीं हो पाएगा दोस्तों। ठीक है, एकदम शानदार रिवीजन करा रहे हैं हम। रेडॉक्स विभव को परिभाषित कीजिए। किसी सेल में ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया होने पर धातु तथा विलयन में उपस्थित आयनों के मध्य स्थापित होने वाले साम्य में विभवांतर को क्या बोलते हैं भाई, रेडॉक्स विभव बोलते हैं। ठीक है, चलो फटाक से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है भाई, मूलरता को उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है, 2 नंबर में पूछ लेगा दोस्तों, एकदम वायरल क्वेश्चन है ये। ठीक है, किसी निश्चित ताप पर प्रति लीटर विलयन में घुलित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को उस ताप पर उस विलयन की मूलरता कहते हैं। जैसे कि समझ लीजिए कि 0.2 मूलरता का तात्पर्य क्या होगा कि विलेय के 0.2 मोल 1 लीटर विलयन में घुला हुआ है। ठीक है, यही हो जाएगा मूलरता। ओके, नेक्स्ट है मोल प्रभाव से आप क्या समझते हैं। ओके, मोल प्रभाव से क्या समझते हैं कि एक विलयन में किसी घटक विशेष का मोल प्रभाव उस घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित सभी घटकों के कुल मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है, जिसे मोल प्रभाव बोला गया है। ठीक है, नेक्स्ट है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि परासरण क्या है। परासरण क्या है भाई, परासरण दाब का व्यंजक भी लिखना है हमें, तो आइए लिख देते हैं फटाक से। जल के अणुओं की गति जब अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा होती है तो उसे परासरण दाब कहते हैं। क्लियर, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। जल के अणुओं की गति जब अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा होती है, ठीक है, तो भाई उसे परासरण दाब कहते हैं। क्लियर ना। परासरण दाब का व्यंजक होता है PV इज इक्वल टू NRT, या फिर ये नहीं याद हो रहा है तो आप लोग P बराबर CRT भी लिख सकते हैं। काम एकदम क्लियर है, दबदबा के नंबर मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है इलेक्ट्रोड विभव क्या है। एक सेकंड दोस्तों। ठीक है, इससे आप लोग समझो, दूसरा क्वेश्चन देखने लगोगे आप लोग, ऐसे देखो। ठीक है, इलेक्ट्रोड विभव क्या है भाई, इलेक्ट्रोड विभव क्या है, किसी धातु के इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो करते हैं भाई। जब धातु की पत्ती को, जब धातु की पत्ती को इसके स्वयं के आयन युक्त, इसके स्वयं के आयन युक्त विलयन में रखा जाता है तो धातु की पत्ती विलयन के संक्षेप धनावेशित होती है या फिर ऋणावेशित हो जाती है। ठीक है, तथा धातु की पत्ती एवं उनके विलयन के मध्य विभवांतर हो जाता है, जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, फटाफट रिवीजन करा रहे हैं दोस्तों, एकदम मस्त मस्त क्वेश्चन है सारे। ठीक है, और सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, लिगेंड क्या है, वो आयनिक स्पीसीज, वो आयनिक स्पीसीज, स्पीसीज आप लोग जरूर पेपर में लिखिएगा, इसको मत भूलिएगा। इस यही तो इसका मेन
मतलब मेन पॉइंट है ये स्पीसीज ही, ठीक है। वो आयनिक स्पीसीज जो संकर यौगिक में केंद्रीय धातु आयन में अस्थायी रूप से जुड़ी होती है उन्हें लिगेंड कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, K4 FeCN6 में CN आयन जो है ना वो लिगेंड है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, और हमारा ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है, इस रिवीजन क्लास का। नरनिश समीकरण को परिभाषित कीजिए, ठीक है। 2 नंबर में पूछता है हर साल, तो इस साल भी पूछेगा। तो जब किसी धातु की छड़ को उनके विलयन में डुबा कर रखा जाता है तो धातु की छड़ पर एक निश्चित विभव उत्पन्न हो जाता है। नरनेस्ट जो कि साइंटिस्ट है, ठीक है, नरनेस्ट साइंटिस्ट का नाम है। इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रोड विभव पर धातु आयनों का सांद्रण एवं ताप को प्रभाव दर्शाने के लिए, ताप का प्रभाव दर्शाने के लिए गणितीय व्यंजक दिया जिसे नरनेस्ट समीकरण कहा जाता है। आई होप आपका रिवीजन अच्छे से हो गया होगा। हमने ट्राई किया है कि कम समय में आपको अच्छे से रिवीजन करा दे, ठीक है। अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगता है तो लाइक करो, और दोस्तों आराम से पेपर दो, घबराना नहीं है, सब आराम से पास हो जाओगे। ऑल द बेस्ट। जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय माता दी, ठीक है दोस्तों।